Hello everyone. Today's lecture third of accounts of class 12th. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था। हम क्लास 12 की वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी पार्टनरशिप फर्म की पूरी अकाउंटिंग है। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल शुरू किया था जिसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगला टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं? 2 or more person, agreement, lawful business, profit sharing, or last business can be carried on by all or any of the partners acting for all. ठीक है। टू ऑन हमें जब भी मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा एक समराइज करके बताया था, एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश की थी कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो अभी हम उसे थोड़ा और इलेबोरेट करते जाएंगे एक एक कंसेप्ट को। तो उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला है 2 and more person। एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए 2 और 2 से ज्यादा लोग चाहिए। कम से कम मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2। कम से कम 2 लोग होंगे, 2 लोग होंगे तभी आपकी पार्टनरशिप फर्म बन पाएगी, तभी आपकी पार्टनरशिप फर्म बन पाएगी। क्या आप सिंगल हैं? आप सिंगल हैं, आपके पास कोई भी पार्टनर नहीं है, क्या आप अपनी पार्टनरशिप बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि जो सिंगल ओनर होता है वो कौन होता है? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल ओनर होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। तो उसमें कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। 2 or more persons, there must be at least 2 person to form a partnership and all such person must be competent to contract। और जो पर्सन होने सच पर्सन और जो ये पर्सन है, सपोज आपने 2 लोगों को ने बनाया, आप 2 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई और दोनों पर्सन क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कंपीट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। मतलब दोनों इतने समझदार होने चाहिए, उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ ही ना पाए, कॉन्ट्रैक्ट को समझ ही नहीं पाए। मतलब इंसान साउंड माइंड का होना चाहिए। आप ऐसे नहीं किसी भी पागल को पकड़ के ले आए कि ये रहा बंदा और बना दो पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसे नहीं होता है। आपको जो आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो इतना एलिजिबल होना चाहिए कि वो आप इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ जाए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारे बताया था, हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें से कुछ मैंने आपको बताए थे, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, फेमा, आपका पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो उसमें से एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक और एक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन पर्सन नहीं हो सकते, कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। मतलब आप इन लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं बना सकते। कौन कौन? माइनर। माइनर मतलब जो लोग छोटे होते हैं, जो अभी मेजॉरिटी पे नहीं आए हैं, 18 साल से छोटे, कहीं जगह 16 साल के होते हैं, कहीं जगह 18 साल के होते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में सबकी एज लिमिट है ना कि अब आप मेजर हो गए हो, अब आप माइनर हो। तो माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं बना सकते हो। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब मेंटली डिस्टर्ब है वो पर्सन, मतलब कि उसका दिमाग, वो दिमागी रूप से अनस्टेबल है। तो आप ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन कहता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। किसी पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर किसी पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। अगर सपोज करो कोई पर्सन कई सालों से जेल में है तो लॉ ने मना कर दिया कि ये बंदा ये काम दोबारा नहीं कर सकता क्योंकि इसने इसमें पहले घपला किया हुआ है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां लॉ, जहां एक्ट मना कर देते हैं कि ये पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो पर्सन
के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या थी, 2 और मोर पर्सन, 2 पर्सन क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके हिसाब से कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, फर्स्ट माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड और तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। Section 464 of the Companies Act 2013 empowers the central government to prescribe the maximum number of partners in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100। उन्होंने कंपनीज एक्ट में मतलब उसमें ये बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा गया कि सरकार आपने ये तो बता दिया कि मिनिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए, लेकिन ये भी तो बताइए मैक्सिमम कितने लोग चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि 100 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 by Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rule 2014, thus in effect a partnership cannot more than 50 members। फिर बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या करा, कंपनीज रूल में 2014 में रूल 10 लेके आए, वही 2013 के सेक्शन 464 में लिखा 100, तो लेकिन उसके बाद एक रूल आया, रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 का, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म में 50 लोगों से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, मतलब का मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मतलब अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकते हो, उससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होता है। 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 50 एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। और वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंसी बाय एन एग्रीमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंसी में आती है, जब लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, जो लोग पार्टनर बन रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, इधर रिटन और ओरल, या तो लिखित में या ओरल में। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो उनका रिलेशनशिप को बताता है। इट मे बी फॉर द प्रैक्टिकल वेंचर और फॉर द पीरियड और एट विल। मतलब क्या पूरा एग्रीमेंट है सारे पार्टनर्स के बीच में, वो इस एग्रीमेंट में लिखा होता है। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स नोन एज पार्टनरशिप डीड। हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, पार्टनरशिप डीड होती है, कुछ फॉर्म पार्टनरशिप डीड के साथ बनती हैं, कुछ फॉर्म पार्टनरशिप डीड के साथ नहीं बनती हैं। तो जहां पार्टनरशिप डीड है वहां कहते हैं रिटन एग्रीमेंट है, और जहां पार्टनरशिप डीड नहीं है वहां ओरल एग्रीमेंट है। ठीक है, तो कोई भी पार्टनरशिप डीड को इनिशियल शुरू करने से पहले, एग्जिस्टेंसी में लाने से पहले एक पार्टनरशिप डीड बनती है। उस पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स की जो भी, सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो सब उस डीड में मेंशन किया जाएगा, सारे पार्टनर्स के साइन लिए जाएंगे, लिखित में पूरा एक लीगल डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। थर्ड आता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या होता है, अ पार्टनरशिप फॉर्म, अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू अ लॉफुल बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आप एक लॉफुल बिजनेस करें, कोई इलीगल काम ना करें। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। आपका बिजनेस ट्रेड का भी हो सकता है, वोकेशन का भी हो सकता है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। जैसे सीए फर्म्स होती हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मिलकर मर्ज कर लेते हैं, वो अपनी पार्टनर्स बना लेते हैं, तो प्रोफेशंस का हो सकता है। और जॉइंट ओनरशिप और चैरिटेबल एक्टिविटी सच एज रनिंग और अ चैरिटेबल क्लिनिक इज नॉट अ बिजनेस एज इट डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन जो जहां पर चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं सच एज द रनिंग ऑफ अ चैरिटेबल क्लिनिक इज नॉट बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। तो एज इट डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये अर्निंग प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करता है। Therefore, partnership deed is not drawn। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर मस्ट बी शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। भाई सिंपल सी बात है, जो लोग पार्टनर्स काम साथ में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें अपने प्रॉफिट से भी मतलब होगा, कि उन्हें कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, कि दिन रात मेहनत तो करा है लेकिन मिला उसे कुछ नहीं रहा, तो उसे उसका हिस्से का प्रॉफिट भी चाहिए होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं वो अपने बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लें। It is not essential that all the partners must share losses also। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर नुकसान को भी शेयर करें।
हाँ, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, मतलब जरूरी नहीं है नुकसान शेयर करें, ऐसा हो सकता है। देन मे बी प्रोविजन द पार्टनरशिप बी दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर शैल नॉट बियर द लॉस। अगर कोई पार्टनर लॉस को बियर करने के लिए रेडी नहीं होता है, अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि मैं लॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो ये चीज पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखी होगी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, पार्टनरशिप डीड में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, तो वो सब एग्रीमेंट, वो सब उनके बीच में जो डीलिंग हुई है वो सब पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिखी होती है, ताकि बाद में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। लास्ट पॉइंट है, business can be carried on by all or any of the partners acting for all. Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent as well as the principal. Partners as an agent, he partner represent other partners, thereby binds them other partners through this act. As a principal, he is bound by the act of the other partners. Agent क्या करेगा, वो कोई भी एक पार्टनर एज अ एजेंट सब पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वो एज अ प्रिंसिपल भी काम कर सकता है। मतलब कि कोई भी एक पर्सन काम कर सकता है और सारे भी काम कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली क्या है, इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो वो रिटर्न में स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए। जब वो एजेंट के जैसे काम करेगा, सबके ऊपर सबको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो भी डिसीजन उसने लिया है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब सबको एक बॉन्डिंग बना के काम करना है। अगर एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो दूसरे को ना ये नहीं करना चाहिए यार तुमने ऐसे भी कर दिया, तुमने वैसे भी करे, क्योंकि वो एक सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास राइट है, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, कुछ राइट्स हैं पार्टनर्स के, वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास जो भी बुक है, आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, 12th का अकाउंट्स जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कंसेप्ट ऑलमोस्ट सब सेम होंगे। तो आप अपनी बुक में जो भी कंटेंट है वो पढ़ेंगे तो आपको सब चीज सिमिलर लगेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट सब में सेम है। पार्टनरशिप फर्म का पूरा कंसेप्ट जो मेरी बुक में है वही आपकी बुक में भी होगा। हो सकता है एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो, बाकी इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप किसी भी बुक से रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, राइट्स ऑफ द पार्टनर क्या है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट। पहला क्या है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट है, हर एक पार्टनर ये कह सकता है कि कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट हो रहे हैं, कोई भी बिजनेस में काम हो रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने का हक है उसमें। मतलब हर एक पार्टनर के पास अपना ये राइट है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर क्या है, जो बिजनेस में जो भी बिजनेस में अफेयर्स हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में काम हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें ये कंसल्टेड होने का इन्हें पूरा पूरा अधिकार है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर के पास ये राइट है, हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, है ना, हमने पूरे 11th में पढ़ा था। फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक भी कर सकते हैं और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। मतलब हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरा इंस्पेक्ट करें, उस पर पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो, और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता, कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता, नहीं तुम फर्म की बैलेंस शीट अपने पास नहीं रख सकते, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। हर एक पार्टनर का राइट है ये क्या, प्रॉफिट को शेयर करना, ठीक है, और किसमें, जो भी एग्रीड रेशियो है। एग्रीड, मैंने आपको बोला है सारे एग्रीमेंट्स पहले ही हो जाते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है, तो उनके पास ये राइट है कि उन्हें प्रॉफिट शेयर करना एग्रीड रेशियो में करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, if a partner has advanced loan, he has a right to receive interest thereon at the agreed rate of interest. In case the rate of interest is not agreed upon, interest is to be paid at the provided Indian Partnership Act 1932 6%. हर एक पार्टनर का ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट है, अगर उन्होंने लोन लिया है तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट किस रेट से पे करेंगे, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, तो जो उसमें लिखा है उस रेट से, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं लिखा है तो 6% पर एनम के हिसाब से। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, 19 एक्ट के हिसाब से। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर इंटरेस्ट का रेट मेंशन ना हो तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। यहाँ पे पार्टनर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, यहाँ पे पार्टनर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, इसका मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये पार्टनर है, ये फर्म है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड है तो जितना डीड में मेंशन है, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर इंटरेस्ट लेने के हकदार हैं, ये उनका राइट है। अगला पॉइंट आता है, इन केस ऑफ द इमरजेंसी, in case of emergency, partner has a right to act according to his best judgment and be indemnified for the expense incurred by him. अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो पार्टनर अपना बेस्ट जजमेंट के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। वो किसके हिसाब से, बेस्ट जजमेंट के हिसाब से एक्ट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट के हिसाब से एक्ट कर सकता है। कोई भी इमरजेंसी है, उसे लगता है, जो उसे लगता है जो सबसे सही है, मुझे यही करना चाहिए और मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा है, तो उसे अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है, अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सपोज करो कोई भी न्यू पार्टनर आ रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर का कोई भी एक बंदा उस पार्टनर के आने से खुश नहीं है, उस पार्टनर के आने से खुश नहीं है, तो उसके पास राइट है, उसके पास ये पूरा पूरा हक है कि वो मना कर सकता है, वो मना कर सकता है कि मैं इस पार्टनर के आने से खुश नहीं हूँ, ये उसका पूरा हक है। मतलब अगर वो चाहता है पार्टनर आए तो वो हाँ बोल सकता है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर से पूछा जाता है कि क्या ये पार्टनर आ जाए, तो सब पार्टनर से पूछा जाता है, तो सब पार्टनर्स के पास अपने हिसाब से डिसीजन लेने का हक है। जो पार्टनर चाहते हैं हाँ ये आए, वो हाँ बोल सकते हैं, जो पार्टनर्स चाहते हैं कि ना आए, वो ना भी बोल सकते हैं, उनके पास इस चीज का पूरा पूरा हक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये उनका राइट है कि वो अपनी मर्जी से कभी भी रिटायर हो सकते हैं फर्म से, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको प्रॉपर नोटिस देना है, प्रॉपर नोटिस देना है। जब भी कोई पार्टनर अपनी फर्म से रिटायर होना चाहता है तो उसके पास पूरा पूरा हक है कि वो रिटायर हो सकता है, बस कंडीशन इज दैट कि उसे प्रॉपर नोटिस देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, if a partner income expense on the business or he pays some money on the behalf of the firm, that partners may be indemnified against this payment from the
firm. If the partner incur expense, if the partner incur expense, इसमें if the partner incur expenses on the business or he pays some money on behalf of the firm, that partners may get indemnified against these payment from the firm. वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर सपोज करो किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंस कर दिया, कोई भी एक्सपेंस किया और खुद के पैसों से किया, मतलब अपने पास से पैसे दे दिए, लेकिन खर्चा कहाँ किया, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे पेमेंट करी। तो इस पार्टनर के पास, जिस भी पार्टनर ने ये एक्सपेंस किया है, ये वाला एक्सपेंस किया है, तो ये पार्टनर के पास पूरा राइट है कि अपने इस जो उसने एक्सपेंस किया है फर्म के बिहाफ पर, ये उसको एडजस्ट करा सकता है। ये इसको इसके अगेंस्ट में जो उसने पेमेंट करी है वो फर्म से पैसे वो ले सकता है। सपोज करो ये पर्सन कहीं बाहर जा रहा था और इसे अपने फर्म का कोई क्रेडिटर मिल गया, फर्म का कोई क्रेडिटर मिल गया। ये क्रेडिटर किसका है, फर्म का। फर्म को इसे देने थे 5 लाख रुपए। अब ये मिल गया, मिस्टर ए पार्टनर है फर्म के, वो मिस्टर ए को क्रेडिटर मिल गया। तो इसने बोला कि सर मुझे ना पैसे चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सर अभी तो मैं ऑफिस जाऊंगा तब दे पाऊंगा। तो कह रहा सर मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे कम से कम 20,000 रुपए दे दो आप, मुझे आप 20,000 रुपए अभी दे दो क्योंकि मुझे बहुत जरूरी है। आप मुझे, मैं आपके ऑफिस ही आ रहा था, अगर मैं आपके ऑफिस जाऊंगा तो मुझे और टाइम लग जाएगा, तो प्लीज आप मुझे 20,000 रुपए दे दो। तो इन्होंने क्या करा, अपनी पॉकेट में से, अपने पर्सनल पैसे में से 20,000 रुपए इसे दे दिए, 20,000 रुपए इसे दे दिए। तो अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फर्म मिस्टर ए को उनके 20,000 रुपए लौटा दे, क्योंकि ये क्रेडिटर फर्म के हैं ना कि मिस्टर ए के हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के लिए बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का ओनर अलग होता है। तो ये भी पार्टनर और मिस्टर ए का ये राइट है, मिस्टर ए का ये पूरा पूरा राइट है कि ये अपने 20,000 रुपए फर्म से ले ले। ठीक है, अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। हमने अभी तक सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड होता क्या है। बस थोड़ा सा और कंसेप्ट बच रहे हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। हम देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड। हमने क्या क्या कवर कर लिया, मीनिंग एंड डेफिनेशन, सेकंड एसेंशियल फीचर, थर्ड राइट्स ऑफ द पार्टनर। हमारा फोर्थ टॉपिक क्या आता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंसी बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये ओरल भी हो सकती है और ये रिटन में भी हो सकती है। और ये क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन या ओरल एग्रीमेंट। इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड द एनी डिस्प्यूट। ऑब्वियसली यार ओरल में है, किसने सुना किसने नहीं सुना, किसको याद है किसको याद नहीं है, तो इट्स बेटर डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए रिटर्न में एग्रीमेंट होगा तो ये ज्यादा अच्छा है। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज द, ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड डिटेल्स दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप की। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड हैज क्लॉजेस ऑन द फॉलोइंग। और ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है और ये क्या होता है, साइन बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स इसे साइन कर देते हैं और इसके अपने एंड द हैज क्लोजेस ऑन द फॉलोइंग। और इसके बहुत सारे क्लोजेस हैं, किस किस पॉइंट पर है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। इसमें पहला क्लॉज क्या दे रखा है, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की सारी डिटेल्स, नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और उनका एड्रेस क्या है। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। अब अभी हमने किसका डिस्क्रिप्शन देखा था, पार्टनर का। अब किसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, फर्म का। इसमें भी फर्म का क्या होता है, नेम,
और एड्रेस, फर्म का नाम क्या रखा है आपने और फर्म का एड्रेस कहाँ पे है। थर्ड, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस कैसे, सपोज करो आपने पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है, एक दिल्ली में खोली, फिर आपने इसकी ब्रांचेस बना दी, अलग अलग सिटीज में इसकी ब्रांचेस बना दी, लेकिन आपने एक प्रिंसिपल ऑफिस बनाया हुआ है कि ये इसका प्रिंसिपल ऑफिस है, तो उसका नाम, उसका एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल, नाम तो सेम ही रहेगा क्योंकि ब्रांचेस हैं। एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस के ऑफ बिजनेस में क्या हो जाएगा, एड्रेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर आता है फोर्थ, नेचर ऑफ द बिजनेस। ये सब चीजें ना जो मैं बोल रही हूँ सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाएंगी। पार्टनर कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म का प्रिंसिपल एड्रेस क्या है, फर्म का नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं ये, नेचर ऑफ द बिजनेस, द फर्म शेल कैरी ऑन, जो भी फर्म बिजनेस कैरी ऑन करेगी उसका नेचर क्या है, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगला पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कि कौन सी डेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। फिर अगला पॉइंट आता है कैपिटल, हर एक पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट ऑफ द capital to be contributed by each partner, whether the capital amount shall be fixed or fluctuating। capital amount कितना हुआ, किस किसने कितने पैसे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज मैं आपको पहले वाली क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ आ रही, जैसे जैसे पढ़ रही हूँ आपको समझ आ रही, आ जानी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा अगर अलाउड है तो। फिर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म से ड्राइंग कर लेते हैं, तो उसे उस ड्राइंग पर इन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, वो उसका क्या रेट होगा, उसका क्या रेट होगा, किस रेट से इन्हें इंटरेस्ट देना है, तो ये भी डीड में लिखा होता है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये भी डीड में मेंशन होता है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, किस रेट पर इन्हें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पे करना है अगर इन्होंने फर्म से लोन लिया है, और कितना पे इंटरेस्ट रिसीव करना है अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है। दोनों केस हो सकते हैं, भाई पार्टनर भी फर्म से लोन ले सकते हैं और पार्टनर भी फर्म को लोन दे सकते हैं। जब लोन देंगे तब इंटरेस्ट मिलेगा, जब लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो भी डीड में लिखा होता है। अगला पॉइंट आता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को कितना अमाउंट ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन मतलब अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ एग्रीड टू बी पेड। मतलब क्या कह रहा है कि अगर इस चीज का एग्रीमेंट हुआ है कि फर्म अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट से अलग, देखो जो प्रॉफिट होगा वो तो पार्टनर्स को हो गई, लेकिन फर्म क्या कह रही है मैं अपने पार्टनर्स को सैलरी भी दूंगी, सैलरी नहीं तो कमीशन, जैसे भी है। अगर इस चीज का फर्म और पार्टनर्स के बीच में इस चीज का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी डीड में लिखा होगा कि फर्म पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन भी देगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पार्टनर रेम्यूनरेशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड बाय विच द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड। हम जब
फर्म की गुडविल निकालते हैं ना, गुडविल आपको पता है क्या होता है, गुडविल मतलब फर्म की कितनी अच्छी रेपुटेशन है, हम गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। तो जब भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के ना काफी सारे मेथड है, 3-4 तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, ये भी डीड में मेंशन होता है, ताकि गुडविल की जब हम कैलकुलेशन करें तो डिस्प्यूट्स ना हो। मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ जब एडमिशन होता है, जब जब एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होती है, उस टाइम पर गुडविल की दोबारा वैल्यूएशन होती है। तो जब ये वैल्यूएशन किस मेथड से होगी, मेथड 1 2 3 4, जिस भी मेथड से होगी, जो भी मेथड आप उसमें मेथड फॉलो करके वैल्यूएशन करना चाहते हो, तो ये वाला मेथड भी डीड में मेंशन होगा। या फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, सपोज करो कोई पर्सन आया तो वो गुडविल ही लेके आया, वो कैपिटल में गुडविल ही लेके आया, तब भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब भी गुडविल की बात आती है तो उसमें वैल्यूएशन करनी होती है, वैल्यूएशन करने के कई मेथड हैं, किस मेथड से वैल्यूएशन करनी है ये भी डीड में मेंशन होता है, ताकि लड़ाइयां ना हो। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, the manner in which the assets of the firm shall be valued in case of its reconstitution। जब भी इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें अपनी सारी एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे जब फर्म बंद कर रहे होते हैं, या कोई भी एसेट नहीं आई, पुरानी आई, कई बार हमें बहुत बारी ऐसे होता है कि हमें एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें दोबारा हमें कोई भी फर्म कुछ चीज चेंजेस करने हैं, तो हमें एसेट को रीवैल्यू करना है, तो किस वैल्यू किस मेथड से उसे रीवैल्यू किया जाएगा वो भी डीड में मेंशन होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी हम, the manner in which the accounts of partner shall be settled in the case of their retirement death at the time of dissolution of firm। जब हमारी फर्म डिसॉल्व होएगी, डिसॉल्व मतलब जब हमारी फर्म बंद हो जाएगी। देखो एक बिजनेस शुरू होता है, कहीं पे तो उसका एंड होगा, भाई लॉस चली गई, आग लग गई, या नॉर्मल सिनेरियो में हमने अपना बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द जब फर्म होता है, जब फर्म जब सारे पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि अब हम फर्म बंद कर रहे हैं, तो फर्म बंद करने के टाइम पर जिसकी पेमेंट करनी है पेमेंट कर देंगे, जिससे पैसे रिसीव करने हैं पैसे रिसीव कर लेंगे, जो चीजें बिजनेस की बेचनी है उसे बेच देंगे। तो इन सबको बेचने के बाद हर एक अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे, और जितने भी पार्टनर्स हैं इनके अकाउंट को भी सेटल कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड डिसोल्यूशन के टाइम पे जो होगा, फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा माना जाएगा, ठीक है, द डेट ऑन विच द अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी अकाउंटिंग, कि कौन सी डेट पर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, कौन सी डेट पर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, ये भी डिसाइड कर लेंगे। द डेट ऑन विच द अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर, नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हमारा नॉर्मली 31 मार्च को इंडिया में चलता है, बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, क्योंकि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 मार्च के बेसिस पे सबमिट होती है। 30 मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जब सबमिट करते हैं ना, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं 1/4 से लेकर 31 मार्च को वो कंसीडर करता है। तो इसलिए हर कोई एंटिटी जिसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भेजनी होती है, तो वो अपने इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को ही फॉलो करता है, और 31 मार्च को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करता है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है हमारा, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो ये भी डीड में मेंशन होगा। फिर आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो जो राइट्स हैं और जो जो ड्यूटीज हैं वो भी डीड में मेंशन होती हैं। हमने अभी राइट्स पढ़े थे, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो वो भी पार्टनर्स की जो भी राइट्स हैं उनकी जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो भी उन्हें डीड में मेंशन करनी होती है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप,
द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप वेदर इट इज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर द वेंचर और एट विल। क्या होता है कई बार ना हमने पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, हमने पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया है, तो उसमें हमें पता होता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा 5 साल का है, ये प्रोजेक्ट हमारा 3 साल का है, तो हमारी पार्टनरशिप 3 साल के लिए बन रही है या 5 साल के लिए बन रही है। तो जितने भी साल के लिए बन रही है वो भी हम, अगर हमें पता है कि हम पार्टनरशिप अपनी कितने सालों के लिए बना रहे हैं, टाइम पीरियड स्पेसिफिक है, तो वो ड्यूरेशन भी हम डीड में मेंशन कर देते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। How shall the bank account be operated, whether it shall be operated by any of the partner or the jointly। देखो बैंक अकाउंट क्या होता है, देखो बैंक की ट्रांजेक्शन में बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बहुत जगह साइन करने होते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह तो बैंक भी हर एक पार्टनर को अलाउ नहीं करता। तो इसमें बैंक अकाउंट का कौन ऑपरेट करेगा, कौन पर्सन ऑपरेट करेगा, कौन पार्टनर ऑपरेट करेगा, ठीक है। इसमें से किस पर्सन के साइन बैंक में लगेंगे, तो कौन पर्सन बैंक के ट्रांजेक्शन को देखेगा, लोन वगैरह की बातें करनी है, बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं, साइन करने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं बैंक की, पासवर्ड एंड ऑल सब कुछ, सिग्नेचर जो कि मैच करना बहुत जरूरी है। तो ये भी डिसाइड करके डीड में मेंशन कर दिया जाता है कि ये वाला पार्टनर बैंक के ऑपरेशन को मैनेज करेगा। डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व। जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। अगर सपोज फर्म में 2 ही पार्टनर थे और एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो फर्म तो बंद ही हो जाएगी, फर्म तो बंद हो जाएगी। अगर सपोज 4 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो 3 बचे। तो अब ये चीज में ना डीड में मेंशन की जाएगी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी या डिसॉल्व हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगी या फिर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये चीज भी एग्रीमेंट में लिखी होती है। सपोज करो 2 ही पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म बची ही नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 लोग चाहिए, तो यहाँ तो कंसेप्ट ही खत्म। अगर 5 6 50 लोग हो सकते हैं ना मैक्सिमम, तो अगर सपोज 10 लोग हैं, एक की डेथ हुई, 9 लोग हैं, तो क्या 9 लोग वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि फर्म का एक जो मेन पर्सन है, एक पार्टनर ऐसा है जिसकी वजह से पूरी फर्म बनी हुई है, जिसकी वजह से पूरा बिजनेस चल रहा है, और वो पर्सन की डेथ हो गई, तो पूरा बिजनेस को ही डिसॉल्व करना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज भी डीड में मेंशन कर दी जाती है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या ये फर्म कंटिन्यू रहेगी या डिसॉल्व हो जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। से डिस्प्यूट इफ एनी अमंग द पार्टनर्स हाउ दे शैल बी सेटल। अपडेट में ये भी मेंशन होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो इसका सेटलमेंट कैसे होगा और कौन करेगा, ठीक है। कैसे होगा और कौन करेगा, और बहुत सारी चीजें, कोई भी डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच में, फर्म और पार्टनर्स के बीच में, तो वो उस डिस्प्यूट को कैसे हैंडल किया जाएगा, किसके पास जाएंगे, कौन जज करेगा उस इनके डिस्प्यूट्स को, कौन सॉल्व करेगा, तो ये सब चीज भी डीड में लिखी जा सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फर्म और पार्टनर से रिलेटेड सारी पॉइंट्स जो कि उस बिजनेस और उस फर्म और उन पार्टनर के लिए जरूरी हैं, वो सब उसमें रिटर्न में मेंशन कर दी जाती हैं, ताकि फ्यूचर में लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। और यहाँ पे हर एक पार्टनर की ड्यूटी है ये कि उन्हें पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही अपना पूरा बिजनेस चलाना है। अगर कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट आता है तो सारे पार्टनर्स मिलकर डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्प्यूट के चांसेस इसलिए थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जब 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो बिजनेस पे फोकस ना करके लड़ाइयां ही हो रही है। तो इसलिए लड़ाइयों को कम करने के लिए सब चीज रिटर्न में होना जरूरी है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो चीजें और क्लियर होंगी। आपको अभी तक शायद यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। हमने मीनिंग पढ़ा, एसेंशियल फीचर्स पढ़े, हमने पार्टनर्स के राइट पढ़े, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है हमने ये भी पढ़ा। प्लीज एक बार अपनी बुक से आप रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बट दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो केवल आपको 12th में नहीं, आगे आपको फ्यूचर में भी पढ़ने को मिलेगा, और थोड़ा लेंदी
होगा ही आगे फ्यूचर में। तो जितनी चीजें अभी क्लियर कर लेंगे आप, आपको फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, सब चीजों को अच्छे से समझते जाएं। 12th है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।